दोस्तों, री इमेजिनिंग इंडिया, यह इतने बड़े देश के बारे में ये सोचना कि आगे आने वाले वक्तों में वो कैसा होना चाहिए, उसके ख्वाब बुनना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, ये आसान काम तो नहीं है, पर हर नई नस्ल, हर दौर में सिर्फ अवाम ने ही नहीं, बल्कि अवाम के अलग अलग हिस्सों ने हमेशा री इमेजिन किया है कि वो देश कैसा होना चाहिए, भविष्य कैसा होना चाहिए, मुस्तकबिल के ख्वाब क्या होने चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा से विज्ञान का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। दोस्तों, आज ही नहीं, बहुत पहले हमारी पुरानी जेनरेशन्स को ये एहसास हो गया था कि बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीक के बिना हम ये सोच भी नहीं सकते कि आने वाला वक्त कैसा होगा और हम उसे कैसा बना सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो हमें दिखाई देता है कि पीसी रे, एमएन साहा, पीएन बोस, आशुतोष मुखर्जी, जेसी बोस, सीवी रमन से लेकर के होमी जहांगीर भाभा हों या एसएस भटनागर हों, इन सब ने एक आधुनिक भारत के ख्वाब देखे और ये ख्वाब आवाम तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे। और इनके साथ साथ हमारे विज्ञान का जो भंडार था बढ़ता रहा, हमारे साइंटिस्ट बढ़ते रहे, हमारे वैज्ञानिकों के साथ साथ हमारे देश की जनता भी वो ख्वाब देखने लगी जिसको हम आधुनिक भारत कह सकते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत साफ है कि आज भी अगर कोई आपसे कहे या मुझसे कहे या किसी भी चलते राहगीर से कहे कि तुम कैसे भारत की कल्पना करते हो, आने वाले वक्तों में कैसा भारत होना चाहिए, तो एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि हम जो कुछ आज है उससे एक बेहतर भारत की कल्पना करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी बात साफ हो जाती है कि उस भारत का निर्माण बिना साइंस टेक्नोलॉजी के हो ही नहीं सकता। सोचना भी मुश्किल होगा कि कैसा भारत बनाएं अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस बीच में से हटा दें तो। नेहरू ने एक बार कहा था कि ये सदी, जिस सदी में वो थे यानी 20वीं सदी की बात कर रहे थे, उन लोगों की है जो साइंस से दोस्ती करेंगे, जो उसको गले लगाएंगे, जो उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। और ये बात 21वीं सदी के लिए भी बिल्कुल सही है। आज अगर हम सोचना शुरू करें कि हमारे देश के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या हाल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसा होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान या तकनीक के क्षेत्र में क्या क्या तब्दीलियां की जानी चाहिए एक बेहतर हिंदुस्तान के लिए, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। ये बात बड़ी साफ है और सामने की है कि हमारे देश के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछले 70 सालों में बहुत कुछ हुआ है। हमने CSIR बनाया, हमने DRDO बनाया, हमने एटॉमिक एनर्जी बनाया, हमने स्पेस के क्षेत्र में बड़े काम किए और कई सौ अनुसंधान इस देश के अंदर बनाए। इन अनुसंधानों ने एक ऐसे देश को, जिसे अंग्रेज पूरी तरह से तहस नहस करके छोड़ गए थे, जहां रोज कहत पड़ते थे, जहां रोज सैलाब में सैकड़ों हजारों लोग बेघर हो जाते थे या जान गंवा देते थे, जहां खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, बीमारियों का राज था, ऐसा लगता था। ऐसे एक देश को पिछले 70 सालों में हमने अपने पैरों पर तो खड़ा कर ही दिया जहां तक विज्ञान का सवाल है। और इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है दुनिया में कि पिछले 70 सालों में देश ने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति की हो। लेकिन हमने सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया, हमने और देशों के मुकाबले में इतनी उन्नति कर ली कि आज दुनिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यानी वैज्ञानिक समुदाय के लोगों की नज़रें हमारे ऊपर लगातार होती हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमने कमाल करके दिखाया
और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दुनिया के सारे साइंसदान हमसे बात करने के लिए तैयार होते हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं जब कुछ एरियाज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। लेकिन इसका पूरा श्रेय हमारे देश की वैज्ञानिकों को जाता है, हमारे देश के टेक्नोलॉजिस्ट को जाता है, क्योंकि लगातार ये बात कहने के बावजूद कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च पर खर्चा बढ़ना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसके बावजूद हमारी जो दर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चे की, वो बहुत कम है और लगातार बहुत कम रही है। हमने अपनी जीडीपी का कहा यह जाता है कि 0.8% खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसको सही मानों में देखा जाए तो हम अभी तक कहीं 0.5 से 0.7% यानी 0.5 से लेकर के 0.7% तक खर्चा कर रहे हैं। इसको यूं देख लीजिए कि अगर हमारा देश की दौलत 100 रुपए है तो हम उसमें से 5 पैसे या 8 पैसे खर्च कर रहे हैं। ये हमेशा से कम रहा है। उसके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ करके दिन रात लगा करके देश को दुनिया भर में इस स्तर पर ला दिया कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल किए हुए लोग मौजूद हैं। शायद इतने किसी और देश में नहीं है। वापस लौटते हैं इस दर के सवाल के ऊपर। दुनिया का में जो एवरेज है, जो दुनिया भर के देश खर्चा करते हैं R&D के ऊपर, वो एवरेज है 2.1%। 2.1% तक पहुंचने के लिए हमने कई बार डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश की, पर हम यहां तक पहुंचे नहीं। हम इस खर्चे में 46वें नंबर पर हैं दुनिया के सारे देशों में। इकोनॉमी बढ़ी, हम एक अमीर देश बनने की तरफ कदम बढ़ाते रहे, पर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा वहीं का वहीं रहा और इसलिए आज भी हम 46वें नंबर पर हैं। टर्की हो, लिथुआनिया हो, न्यूजीलैंड हो, रशिया हो, स्पेन हो, मलेशिया हो, भारत की जीडीपी का परसेंटेज खतरा इन सारे देशों से कम है। इसमें कुछ माने जाते हैं कि हमसे विकसित हैं और कुछ देश हमसे कम विकसित हैं, पर उनकी एक जो विकसित हैं उनकी एक लंबी हिस्ट्री रही है, वो ज़्यादा खर्चा करते रहे हैं। आज उनमें से कुछ देश कम खर्चा कर रहे हैं। हमारा खर्चा सिंगापुर से भी कम है। सिंगापुर 2.19% खर्चा करता है, 2.19%। हमारे देश में अक्सर ये लोग कहा करते हैं कि हमारा मुकाबला चाइना से है। शायद हम मुकाबला विकसित देशों से ना कर पाएँ, यूरोप के और अमेरिका के, लेकिन चाइना से हम एक ज़माने में compete करने में लगे हुए थे। और ये वो ज़माना है जब चीन और हिंदुस्तान दोनों देश जीडीपी का बराबर का खर्चा करते थे। इस सेंचुरी के आने तक चीन का खर्चा भी लगभग 0.5% था, यानी 2000 तक हमारा खर्चा जीडीपी का 0.5 और चीन का खर्चा भी लगभग 0.5% था। लेकिन अगले 5 सालों में, इस सेंचुरी के अगले 5 सालों में चीन ने यह खर्चा बढ़ाना शुरू किया। 2005 तक उन्होंने इस खर्चे को बढ़ा करके 1.5% कर दिया, यानी 3 गुना बढ़ा दिया। और याद रहे कि इस बीच में चीन की इकोनॉमी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, यानी टोटल खर्चा जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ा। अगर हम सिर्फ परसेंटेज में देखें तो भी 3% है, लेकिन टोटल खर्चा उनका बढ़ता रहा और अब चीन का खर्चा 2.05% है। उनकी इकोनॉमी दुनिया की दूसरे नंबर की इकोनॉमी है।
और इसी ने ही चीन को बहुत तेज़ी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में, विज्ञान के एरिया में बढ़ने का रास्ता खोला। ये रास्ता हम भी खोल सकते थे, लेकिन हम कोरिया से भी पीछे हैं। हम एशिया पैसिफिक का जो दर है 2.59 की दर, हम उससे भी बहुत पीछे। यानी अगर हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अगर आने वाले वक्तों के ख्वाब बुनने हैं, तो फिर हमें कमर कसनी होगी एक बार फिर से। वैसे ही जैसे हमने आज़ादी के बाद सन 1950, सन 1960 और सन 1970 तक अपनी कमर कसी। हम बहुत गरीब देश थे, पर हमने उस वक्त फ़ैसला लिया कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जितना खर्चा कर सकते हैं करेंगे। आज फिर से कमर कसने की ज़रूरत है और इस खर्चे को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन खाली क्या पैसे से ख्वाब खरीदे जा सकते हैं? ऐसा हुआ नहीं करता। पैसे से ख्वाब नहीं खरीदे जाते, और देश के ख्वाब तो खाली पैसे से कभी भी नहीं खरीदे जा सकते। हमें ये सोचना होगा कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है। इस देश के अंदर हर स्टेट को इस तरह से देखना होगा कि वो एक अलग मुल्क की तरह से है। उसकी आबादी इतनी बड़ी है कि वो एक अलग मुल्क की तरह से यूं है कि वो कई यूरोप के देशों से ज़्यादा बड़ा है। और इसलिए जो अनुसंधान हमने बनाए, इसलिए जो हमने एक चेन बनाई अपने यहाँ, अपने देश के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जा सके, उस चेन को अब हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, उसको बड़ा करने की ज़रूरत है। और हर राज्य के अंदर हमें ये संस्थान लगातार बनाने होंगे। अपनी बात को एक एग्जाम्पल के तरह से समझाता हूँ मैं। हमारे देश में नेशनल लेवल की 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 3 संस्थान हैं। एक निस्केयर, जो अब नाम बदल करके बंद कर दिया गया है, उसकी रूपरेखा बदल दी गई है पिछले 1 साल में। दूसरा विज्ञान प्रसार, और तीसरा एनसीएसटीसी। एनसीएसटीसी फंड करता है ज़्यादातर चीज़ों को, पर इन तीनों को हमने नेशनल लेवल पर ये मैंडेट दिया, ये जिम्मेदारी दी कि वो विज्ञान का प्रसार प्रचार करें। आज हर स्टेट को अलग अलग तरीके से कम 3 ऐसे अनुसंधानों की ज़रूरत है। हम नेशनल लेवल के ऊपर 3 इंस्टीट्यूशंस बना करके इस देश की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। हर राज्य की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर जगह हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बनाने पड़ेंगे। हर राज्य के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि 1 से ज़्यादा आईआईटीज़ मौजूद हों। हर राज्य के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि एटॉमिक एनर्जी रिसर्च कैसे की जा सकती है। हर राज्य के लिए हमको स्पेस रिसर्च के सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। जब तक हम ये एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हमारा ख्वाब, एक आधुनिक भारत का ख्वाब पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या सिर्फ इंस्टीट्यूशंस बना करके ये ख्वाब पूरा किया जा सकता है? मेरा मानना यह है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस बनाकर भी ये ख्वाब पूरा नहीं किया जा सकता। हमको कॉलेज एजुकेशन, हमको यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हमको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, इनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें ऐसे टीचर्स की ज़रूरत होगी जो आधुनिक विज्ञान पढ़ा सकें, जो आज का विज्ञान पढ़ा सकें। पुरानी पुरानी किताबों से उठा करके, पुराने पुराने नोट्स लेकर के कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई न कराई जाए, जिसका मतलब ये होगा कि लगातार हमको अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सिर्फ वैसी ट्रेनिंग नहीं जैसी आजकल दी जाती है, बल्कि एक आधुनिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हमको वो सारे इक्विपमेंट गांव-गांव तक पहुंचाने होंगे जहां से क्रिएटिविटी निकलेगी, जहां से वो कलाकार निकलेंगे जो साइंस की ख्वाबों की उड़ान में खरे उतर सकें। लेकिन क्या
अगर हमने अपने स्कूल ठीक कर लिए, क्या हमने अपने कॉलेजेस ठीक कर लिए, क्या अगर हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ठीक कर लिया और बहुत सारे अनुसंधान बना दिए जहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा सके, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा मानना है नहीं होगा। देश को इसकी ज़रूरत है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कह रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ तरीके से कह रहा है कि हर देशवासी की ये जिम्मेदारी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और ह्यूमनिज्म का प्रसार प्रचार करे। और अगर ये कह रहा है कि हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कह रहा है कि हर अनुसंधान की जिम्मेदारी है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। हमारे मीडिया की भी जिम्मेदारी है, हमारी हर संस्था की जिम्मेदारी है, चाहे वो संस्था रिलीजियस ही क्यों ना हो, चाहे वो संस्था धार्मिक ही क्यों ना हो, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि विज्ञान का प्रचार करे। इससे कोई बरी नहीं है। एक ऐसा समाज जो आधुनिक सोच ना रखता हो, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना रखता हो, जो साइंस को गले लगाने के लिए तैयार ना हो, वहाँ अच्छी साइंस नहीं हो सकती। वहाँ अच्छे स्कूल बनाना ही नहीं मुश्किल है। वहाँ अनुसंधान बनाए ही नहीं जा सकते जो अच्छी साइंस कर सकें, जो आधुनिक साइंस कर सकें। इसलिए समाज के अंदर बहुत सख्त ज़रूरत है इस बात की कि हम साइंस का, विज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। दोस्तों, एक ऐसे समाज में जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो, अच्छी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छी वैज्ञानिक रिसर्च की ही नहीं जा सकती। और ऐसा समाज बनाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बड़े खुल करके कहता है कि हर नागरिक की ये दायित्व है, हर नागरिक के लिए ये ड्यूटी है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और ह्यूमनिज्म का प्रचार करे। जिसका मतलब ये होगा कि सारे अनुसंधान इसका प्रचार करें, वो प्राइवेट सेक्टर में हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वो मीडिया हो या फिर जुडिशरी हो, वो धार्मिक स्थान भी हो सकते हैं। उनका भी कॉन्स्टिट्यूशनली दायित्व यही है कि वो वैज्ञानिक सोच का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्या? इसके लिए एक बार फिर हमको अपने साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, एक लंबी बहस में जाना पड़ेगा जो लगभग 100 साल तक चलती रही, लेकिन इसका निचोड़ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और उन्होंने कहा कि यह साइंस का तरीक़ाकार है जो बहादुर है मगर आलोचनात्मक है। ये तलाश है सच और नए इल्म की। ये रवैया है किसी भी चीज़ को तब तक ना मानने का जब तक उसे परख ना लिया जाए। ये नए सबूत की रोशनी में पुरानी मान्यताओं को बदलने की सलाहियत है। ये किसी पुरानी थ्योरी के बजाय परखे हुए सच पर भरोसा करने की आदत है। ये सोच को अनुशासन में रखने की सलाहियत है। यानी हम पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार हों अगर नए सबूत हमको मिलते हैं। इस प्रचार के लिए ये हमारे हर नागरिक की आदत बन जाए, इसके लिए बाधाएं क्या हैं? इसके लिए बाधाएं हैं पुरानी मान्यताओं का लगातार प्रचार होते रहना, अनसाइंटिफिक, गैर वैज्ञानिक बातें लगातार समाज के अंदर फैलाते रहना। और हमें ये दिखाई देता है कि वो चाहे हमारे लीडर्स हों, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा मीडिया हो, और चाहे हमें अपने समाज में बिखरे हुए सैकड़ों बाबा हों,
मुल्ला हों, पंडे हों, ये लगातार जाने अनजाने साइंस के खिलाफ प्रसार प्रचार करते रहते हैं। ये एक बड़ा मार्केट है इस देश के अंदर। जहां फैक्ट्री मौजूद हैं, वो फैक्ट्रीज जो बाबा चलाते हैं, और इन फैक्ट्रीज में अंधविश्वास तैयार किया जाता है। एक बार फिर अगर चाइना की तरफ लौटें तो 80 और 90 के दौर में चीन के अंदर एक बड़ा उठान आया था अंधविश्वासों का। पर वहां क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर चलने का रिजॉल्व बड़ा हो गया था, इसलिए उसके ऊपर कानून बनाया गया कि कोई भी गैर साइंसी अवैज्ञानिक बात का प्रसार प्रचार नहीं किया जा सकता। उन लोगों को दंड दिया जाएगा जो ऐसी कोई बात कहें कि इस कुकर में पकाओ या इस हांडी में पकाओ तो तुम बेहतर सेहत हो जाएगी, इस तरह की सब्जी खाओगे तो ये वाला रोग खत्म हो जाएगा, ये नमक है अगर खाना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। इस पर प्रतिबंध लगाया गया। हमारे देश में जब अंधविश्वास फैलाने के खिलाफ एक आवाज उठी तो एक साइंटिस्ट को कत्ल कर दिया गया। आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि आने वाले भारत में क्या हम इन बाबाओं को, क्या हम अंधविश्वास फैलाने वालों को लगातार आज़ादी देते रहेंगे कि वो जनता के दिमागों को करप्ट करते रहें, जनता के दिमागों में जहर घोलते रहें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खिलाफ। आज हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे राजनेता आज़ादी के साथ वो सारी बातें सार्वजनिक सभाओं में कहने के लिए तैयार रहते हैं जो साइंस के खिलाफ है। हमारी जुडिशियरी ऐसी एग्जाम्पल्स पेश कर रही है जिसमें जजमेंट के अंदर यह लिखा जाता है कि गाय ऑक्सीजन लेती हो और ऑक्सीजन छोड़ती। कहीं यह बताया जा रहा है कि नाले की गैस के ऊपर चाय बनाई जा सकती। कहीं यह कहा जा रहा है कि हमारे यहां पुरातत्व काल में इंटरनेट भी था, रॉकेट्स भी थे, मिसाइल्स भी थे और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी थी। यह सब कुछ आज़ादी के साथ कहा जा रहा है। पर अगर कोई आम आदमी ये बात कहे और वो कल्पना करे कि ये सब कुछ मौजूद था तो शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देश की धक्का ना लगे। पर ये वो लोग कह रहे हैं, ये बातें वो लोग कह रहे हैं जो बहुत जिम्मेदार पदों पर है। देश को दुनिया में बदनाम करने का ये जो चलन चला है, भविष्य के भारत में इस पर रोक लगानी होगी। हम अपने सारे संस्थानों को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने साइंटिस्ट को, जिन्होंने बहुत खिदमत की है इस देश की, उनको और खिदमत करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। पर जहां तक सवाल है वैज्ञानिक चेतना फैलाने का, वो एक पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चरल प्रोजेक्ट है। इसके लिए ज़रूरत होगी कि हमारे देश की जनता के बीच में जाने के लिए न सिर्फ साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि साइंस को जाने के लिए रास्ते तलाशे जाएं। और तभी एक ऐसा माहौल इस देश में पैदा किया जा सकता है जहां कोई जज ये हिम्मत न कर सके कि वो कहे कि मोर का प्रजनन आंसुओं से होता है। जहां कोई मंत्री ये न कह सके कि मैं डार्विनिज्म के ऊपर यकीन नहीं रखता। ये माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है जहां वो लोग जो पदों पर बैठे हुए हैं वो ये हिम्मत न कर पाएं कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के खिलाफ या उसे परखे हुए
कोई ऐसी बात कहें जो उस दायरे में आती है जिसे हम साइंस के विरुद्ध दायरा कहते हैं। इसके साथ ही साथ हमें प्रतिबंध लगाना होगा उन बाबाओं पर और उस मीडिया के ऊपर जो आज भी लगातार हमें ये बता रहा है कि अगर गोलगप्पे खा लोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, अगर खीर खा लोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, अगर मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे, और अगर मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा तो तुम एक बेहतर कल की तरफ जाओगे और तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। हमें एक बेहतर भारत के लिए, हमें एक कल के लिए ऐसा ख्वाब देखना होगा जहां हम जीडीपी का परसेंटेज बढ़ा करके तो खर्च करें, लेकिन उसके साथ साथ पूरे माहौल में बदलाव लाना भी ज़रूरी होगा। शुक्रिया।